चलो आज हो गया हमारा 15 दिसंबर। तो आज का करंट अफेयर देख लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वही दिल्ली का एयर पॉल्यूशन। न जाने ये टॉपिक हम लोग कितनी बार डिस्कस करेंगे, कितनी बार तुम लोग आंसर राइटिंग करोगे। तो ऑलमोस्ट ये टॉपिक में नया कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है, इसलिए हम इसको एक बार रिपीट और करा देते हैं। तो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन की क्राइसिस मची हुई है। AQI रिकॉर्ड लेवल से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो व्हाट आर द मेजर कॉजेज बिहाइंड द एयर पॉल्यूशन ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है उसके कॉजेज अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला कॉज स्टबल बर्निंग आता है, जिसको पराली जलाना हम बोलते हैं। डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वेहिकुलर इमिशंस, गाड़ियां जो चल रही हैं पेट्रोल वाली डीजल वाली, उनसे जो इमिशन हो रहा है वो दूसरा कॉज है। तीसरा, दिल्ली में जो पावर प्लांट्स हैं, जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं, उनसे इमिशन हो रहा है। चौथा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं ना, वहाँ से भी पॉल्यूशन होता है। वो डस्ट पार्टिकल्स, सीमेंट्स वगैरह वो हवा में उड़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से भी दिल्ली का एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, दिल्ली में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और ओपन बर्निंग ऑफ गार्बेज, ये जो कचरा हम खुले में जला दे रहे हैं दिल्ली में, ये कारण है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के। और भी कुछ कारण हो सकते हैं लेकिन ये बेसिक कारण है जो कि दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हैं। एक दिवाली का क्रैकर्स का भी आता है, तो वो तो दिवाली तो अब गई बीत के, लेकिन हाँ लिखा जा सकता है कि क्रैकर्स जो फूटते हैं वो भी एक कॉज है एयर पॉल्यूशन का। ठीक, अब मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं क्या क्या, वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख लो। तो पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये चार मेन मेजर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं जो बहुत खतरनाक हैं, जो पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेस भी हैं। इन्हीं के साथ एक और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, अभी आगे देख लेंगे, वो भी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो ये कुछ मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं जो दिल्ली के एयर में बढ़ते जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली है। क्या बात बोली है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट emphasized the need for long term strategy to tackle Delhi's air pollution rather than short term response। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात हाईलाइट की है कि एक लंबा प्लान्ड स्ट्रेटजी की ज़रूरत है दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ना कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स। मतलब जैसे कि AQI बढ़ा, पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया तो कुछ 1-2 महीने के लिए काम कर लो, फिर शांति से बैठ जाओ, ये होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी। तो इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी दिल्ली की जो एयर पॉल्यूशन है उसकी। हमको एक लॉन्ग टर्म प्लान्ड स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा टू टैकल द एयर पॉल्यूशन। उसी को जुडिशियरी ने हाईलाइट किया है। ठीक है, अब एक बॉडी है उसका जिक्र हम बार बार करंट अफेयर में करते हैं, पढ़े भी हैं, फिर से देख लेते हैं। CAQM, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ। कहीं भी स्टैट्यूटरी लिखा आ जाए समझ जाना कि ये लॉ से बनी हुई कोई चीज़ है, क्योंकि स्टैट्यूट का मतलब ही होता है लॉ, और उसी स्टैट्यूट वर्ड से बना है स्टैट्यूटरी। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई ना कोई लॉ से बना है, कोई ना कोई एक्ट से बना है। तो कौन से एक्ट से बना है? एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 का ये एक्ट था। इसी एक्ट से CAQM बनाया गया है। द एक्ट ऑल्सो डिजॉल्व द अर्लियर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी। तो हमारे पास पुराना एक हमारा सिस्टम था इन्वायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्टिविटी का, उसको इस नए वाले एक्ट ने रिप्लेस कर दिया। 2021 में जो नया एक्ट हम लेके आए हैं ना एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। तो रिप्लेस कर दिया, अब हमारे काम का ये है भी नहीं। अब CAQM के बारे में थोड़ा और देखो। तो CAQM की जुरिडिक्शन, ये कहाँ कहाँ काम कर सकता है? तो इसके पास कुछ स्टेट्स और दिल्ली के लिए एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन राइट्स हैं, जैसे कि NCR रीजन, हरियाणा, पंजाब, UP, राजस्थान। इन सब में जो एयर पॉल्यूशन का मैटर होगा उस पर CAQM का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है। मतलब सबसे ऊपर जो जुरिडिक्शन पावर होगी वो CAQM की ही होगी इन सब रीजन में। सुपरसीड्स द सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान। अब ये जो स्टेट्स हैं ना, इनके अलग अलग पॉल्यूशन बोर्ड्स थे, स्टेट्स के अलग अलग पॉल्यूशन बोर्ड थे। दिल्ली का जो सेंट्रल लेवल का एक अलग पॉल्यूशन बोर्ड था, उन सब को सुपरसीड कर दिया है, ख़त्म कर दिया है CAQM ने। अब सबसे ऊपर वाली बॉडी बन गई है CAQM, जो कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP, राजस्थान, इन सब में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगी। CAQM सबसे टॉप लेवल की एपेक्स बॉडी बन गई है इन सब रीजन्स के लिए। ठीक, CAQM के पास पेनल्टी करने की भी पावर है। ये पेनल्टी भी इशू कर सकता है।
जैसे कि 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकता है अगर आप वायलेशन कर रहे हैं इसके गाइडलाइंस, इसके नॉर्म्स का ये फॉलो नहीं, इसके नॉर्म्स को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये इसके पास पीनल पावर भी है, ये पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। तो फाइन में 1 करोड़ तक का फाइन और 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट, जेल की भी सज़ा ये CAQM करवा सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है। CAQM की इतनी पावर है, तो ध्यान रखना। अब CAQM का चेयरपर्सन कौन होगा, यहाँ पे प्रीलिम्स में तुमसे सवाल पूछ सकते, फंसा सकते हैं। तो CAQM का चेयरपर्सन देखो कौन हो सकता है। देखो 2 टाइप के लोग CAQM के चेयरपर्सन हो सकते हैं, दोनों होंगे IAS ऑफिसर्स जो सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी रैंक के होते हैं। अब एक IAS ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी काम करता है जब वो डेपुटेशन पे होता है तो, और वही IAS ऑफिसर स्टेट में भी काम करता है। तो अगर किसी स्टेट में काम करने वाले IAS ऑफिसर को हमको अगर चेयरपर्सन बनाना है CAQM का, तो उसकी रैंक चीफ सेक्रेटरी की होनी चाहिए। वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई IAS ऑफिसर काम कर रहा है, उसको हमको चेयरपर्सन बनाना है तो उसकी रैंक सेक्रेटरी की होनी चाहिए। कोई ऑफिसर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, उसको हमको चेयरपर्सन बनाना है CAQM का, तो उसकी रैंक सेक्रेटरी की होनी चाहिए। वहीं कोई ऐसा ऑफिसर जो किसी स्टेट में पोस्टेड है, अच्छा काम कर रहा है, उसको हम CAQM का चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं, तो उसकी रैंक चीफ सेक्रेटरी की होनी चाहिए। सिंपल सी चीज़, IAS ऑफिसर इसके चेयरपर्सन बनते हैं। अगर वो IAS ऑफिसर स्टेट में काम कर रहा है तो उसकी रैंक चीफ सेक्रेटरी की होनी चाहिए। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है तो उसकी रैंक सेक्रेटरी की होनी चाहिए, वो चेयरपर्सन बन जाएगा। दैट्स इट। एक और सब टॉपिक देख लो, इसी दिल्ली के एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? ये कुछ नहीं, एक इंडेक्स है, नंबर्स है जो कि एयर क्वालिटी को मेज़र करता है, हमको दिखाता है। इसमें रेंज है 0 से लेकर 500 तक, अलग अलग हम मेज़र करते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, अभी मॉडरेट है कि लीस्ट इफेक्टेड है कि वर्स्ट है कि वेरी सीवियर है, ऐसे करके रेंज बने हुए हैं 0 से 500 तक। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो लॉन्च इसको 2014 में किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये वाली मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था एज ए पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन हम चला रहे थे, क्लीन इंडिया मिशन, उसी के पार्ट में हमने नेशनल AQI को लॉन्च किया था 2014 में। अब AQI में हम 8 अलग अलग टाइप्स के पॉल्यूटेंट्स देखते हैं। ये 8 अलग अलग पॉल्यूटेंट्स का नाम ध्यान में रखना, प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। पहला पार्टिकुलेट मैटर 10, दूसरा PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। तो ये 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिसका डाटा AQI रिकॉर्ड करता है और उसके बेसिस पे वो AQI जारी होती है। ठीक, तो ये हमारा पूरा दिल्ली का एयर पॉल्यूशन और उसके रिगार्डिंग जो स्टैट्यूटरी बॉडी हैं, CAQM, एयर क्वालिटी इंडेक्स, तीनों चीज़ हम देख लिए, ऑल्दो ये रिपीटेड था। दूसरा टॉपिक देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FII। इसको ध्यान से समझना, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो मतलब तुम 2-3 मिनट यहाँ सीरियस हो जाओ, तुमको मज़ा आ जाएगा। हम सही बता रहे हैं, 3 मैक्सिमम 5 मिनट के बाद तुमको एक इकोनॉमिक्स का बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा तुमको। देखो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, पहले ये होते क्या हैं देखो। तो ये FII जो है ना, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फंड्स एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंश्योरेंस कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है जो इंडिया के बाहर है और वो अपना पैसा इंडिया में आकर इन्वेस्ट करते हैं पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस सच एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा बेस्ड आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के बाहर हैं, दैट इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन इंडिया। वो इंडिया के बाहर हैं लेकिन इंडिया के मार्केट में, इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में एक बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडिया के फिनेंशियल मार्केट में। क्यों इन्वेस्ट करते हैं? तो भैया प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब वो जब इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो मान लो US में कोई कंपनी है, तो वो US से क्या लेकर आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? रुपए लेके आएगा। उसके पास कहाँ से रुपए आएगा? जब वो US में बैठा है तो उसके पास तो डॉलर होगा, क्योंकि डॉलर ही है यूनिवर्सल करेंसी। तो वो डॉलर लेकर आता है इंडिया में इन्वेस्ट करने, इंडिया के फिनेंशियल मार्केट में डॉलर देता है कि भैया डॉलर ले लो, मेरा इतना डॉलर इन्वेस्ट कर दो इंडिया में। ठीक, तो जब वो डॉलर लेकर इंडिया में आया तो सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज हो गई ना इंडिया में,
किसकी सप्लाई इंक्रीज हुई? डॉलर लेके आया ना वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कि मेरा डॉलर इन्वेस्ट कर दो इंडियन फिनेंशियल मार्केट में, तो वो डॉलर लेकर आया, इससे डॉलर की सप्लाई इंडियन मार्केट में इंक्रीज हो गई, इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स आ गया एज डॉलर, तो वो डॉलर रख लेता है और उस डॉलर के बराबर जितनी वैल्यूएशन होती है उतना पैसा उसका इन्वेस्ट कर देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक रीसेंट न्यूज़ सुनो कि वो हुआ क्या है। अभी हाल में यूएस की फेडरल रिजर्व्स, कुछ नहीं, यूएस की सेंट्रल बैंक की बात कर रहा है। इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। उसी तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फेडरल बैंक है, रिजर्व बैंक उसको तुम कह लो। उसने एक पॉलिसी अनाउंस की है अपने अमेरिका में। क्या अनाउंस की है? कि वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। ठीक, इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहा है। अब यहाँ रुकना, एक बात सोचना, तुम्हारा बैंक अकाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट में तुम पैसे जमा करते हो, पैसे जमा करने पे बैंक तुमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देता है कि आप ये पैसा इतना टाइम तक जमा किए हैं, मेरे तरफ से ये इंटरेस्ट ले लीजिए। मान लो कल से तुम्हारा बैंक कहे कि ये इंटरेस्ट रेट अभी हम आपको 5% दे रहे हैं, अब हम इसको बढ़ा देते हैं 20%। तुम्हारे मन में क्या आएगा कि अरे भाई, बैंक पहले हमको पैसा जमा करने का बस 5% इंटरेस्ट दे रहा था, अब तो 20% दे रहा है। एक काम करो, सारा पैसा बैंक में डाल दो, 20% इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा। आया कि नहीं? तो अभी यूएस फेडरल रिजर्व्स, यूएस की जो रिजर्व बैंक है, उसने यूएस में एक पॉलिसी अनाउंस की है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मतलब यूएस के बैंक में पैसा रखने पे यूएस के लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा यूएस के मार्केट में। अब इससे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो इम्पैक्ट देखो क्या आएगा। ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, ये डॉलर लेकर आए हुए थे इंडिया में प्रॉफिट कमाने के लिए, डॉलर लेकर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे, डॉलर की सप्लाई इंडिया में बढ़ाए थे। अब वो क्या करेंगे इन्वेस्टर्स? वो अपना डॉलर वापस मांगेंगे इंडिया से कि भैया मेरा डॉलर हमको वापस दो, हम यूएस वापस लेकर जा रहे हैं। क्यों यूएस वापस लेकर जा रहे हैं? क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व्स ने अनाउंस कर दिया कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे। अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट यूएस के ही मार्केट में मिलेगा, तो हम क्यों इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करें? तो वो अपना डॉलर मांगने लगेंगे हमारे फिनेंशियल मार्केट वालों में से कि भैया मेरा इन्वेस्टमेंट हम विड्रॉ कर रहे हैं, मेरा डॉलर वापस करो, हम डॉलर लेकर जा रहे हैं यूएस, क्योंकि यूएस में ज़्यादा पैसा मिल रहा है। अब जब वो मांगने लगेंगे अपना डॉलर और डॉलर लेकर यूएस चले जाएंगे, तो क्या हो गया इंडिया से? इंडिया में जो कैपिटल आई थी, इंडिया में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आई थी, वो फ्लाइट करके चली गई यूएस। इसलिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, कैपिटल फ्लाइट। वो अपना सारा डॉलर लेकर हवा में उड़ गया, फ्लाई कर गया, यूएस चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यूएस की फेडरल रिजर्व ने अनाउंस कर दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो वहाँ के लोगों को वहाँ पे पैसा रोकने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, सीधी सी बात। अब वो अपना सारा डॉलर लेकर चला गया यूएस। अब ध्यान से समझना, जब वो इंडिया आया था इन्वेस्टमेंट करने, तो डॉलर लेकर आया था इंडियन मार्केट में, इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो गई थी। अब वो अपना डॉलर वापस लेकर जा रहा है, इंडियन फिनेंशियल मार्केट से अपना डॉलर वापस मांग रहा है। तो इंडिया में किस चीज़ की डिमांड इंक्रीज करवा दिया ये इन्वेस्टर्स ने? डिमांड डॉलर की इंक्रीज करवा दिया। और सीधा रूल है, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पढ़े हैं ना, हम रूल कराए हैं ना इकोनॉमिक्स में। तो ये जो इन्वेस्टर्स अपना डॉलर लेकर वापस जा रहा है यूएस, ये जो कैपिटल फ्लाइट हो रही है, इससे क्या हो रहा है? इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। वो जो इन्वेस्टर्स था, फॉरेन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो अपना डॉलर वापस मांग रहा है कि भैया मेरा डॉलर दे दो हमको वापस। तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर निकाल के लेकर जा रहा है वो। तो जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, वापस से इंडिया का जो डेप्रिसिएशन है करेंसी का, वो नीचे गिरने लगेगी। क्योंकि जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर की वैल्यू और बढ़ने लगी, डॉलर और मजबूत होने लगा। सिंपल रूल कराए हुए हैं ना कि किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ी तो उसका प्राइस बढ़ेगा, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से अभी ये इन्वेस्टर्स अपना सारा डॉलर लेकर जा रहा है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में फ़ायदा मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर्स अपना सारा डॉलर इंडियन मार्केट से निकाल रहे हैं, इंडियन मार्केट से वो अपना डॉलर मांग रहे हैं। तो वो डिमांड बढ़ा रहे हैं ना किसकी, कि डॉलर दे दो मेरा, हम जा रहे हैं डॉलर लेकर। तो इससे इंडियन मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ गई। जैसे ही डॉलर की डिमांड बढ़ी, डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। सिंपल रूल, डिमांड बढ़ता है वैल्यू बढ़ जाती है। अब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी मतलब डॉलर और मजबूत होगा, और डॉलर जब और मजबूत होगा तो क्या होगा? इंडियन रुपी और डेप्रिसिएट करते जाएगा। मान कर चलो कि अभी $1 की वैल्यू 80 रुपये है। अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ये इन्वेस्टर्स वापस लेकर जा रहे हैं अपना डॉलर, तो डॉलर की वैल्यू और मजबूत हो गई। तो अब हो गया $1 बराबर 90 रुपये।
तो हमारा रुपए और गिर गया, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया हमारे इंडियन करेंसी का। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। क्यों इंक्रीज़ हो गई? क्योंकि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में डॉलर लेकर आए थे, इंडिया में इन्वेस्ट किए थे, ये अपना वापस से डॉलर मांगने लगे कि हम डॉलर लेकर यूएस जा रहे हैं। क्यों यूएस जा रहे हैं डॉलर लेकर? क्योंकि यूएस में ज़्यादा प्रॉफिट उनको मिल रहा है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यूएस की फेडरल रिजर्व ने अनाउंस कर दिया है। अब वो इंडिया से डॉलर लेकर जा रहे हैं तो इंडिया के कैपिटल का फ्लाइट हो रहा है, इंडिया का कैपिटल लेकर वो उड़ गए। इंडिया का कैपिटल जो लेकर आए थे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए थे, वो लेकर वापस जा रहे हैं यूएस। तो इसी को हम टर्म देते हैं कैपिटल फ्लाइट। अब वो कैपिटल फ्लाइट कर तो रहे हैं, लेकिन इंडिया से अपना डॉलर वापस मांग रहे हैं ना कि मेरा डॉलर दे दो। तो डॉलर जैसे ही उन्होंने मांगा, इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ी। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे ही वैल्यू बढ़ी तो बदले में हमारे रुपए की वैल्यू नीचे गिर गई, रुपए कमज़ोर हो गया। इससे डेप्रिसिएशन इंडिया में और बढ़ जाएगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना नीचे जा चुका है। ऑलरेडी हम नवंबर के लास्ट में देखे थे कि डेप्रिसिएशन भी हो गई है इंडियन रुपी की। तो ये डेप्रिसिएशन फर्दर कंटिन्यू होगा अगर ये कैपिटल फ्लाइट हो गया तो। ठीक, ये साइकिल समझ में आ गया। अब समझो, अब आरबीआई क्या करेगा। अब आरबीआई तमाशा तो देखेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई को पूरी पॉलिसी दी गई है ना कि भैया इकोनॉमी को स्टेबल रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आरबीआई पूरे देश का बैंक है। तो आरबीआई अब क्या कर सकता है? नाउ व्हाट नेक्स्ट आरबीआई कैन डू। आरबीआई के पास पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है सॉल्यूशन। आरबीआई क्या करेगा? हमारे इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है कि नहीं? इंडिया अपना फॉरेक्स रिजर्व्स या फिर कोई भी देश अपना फॉरेक्स रिजर्व जमा करके रखता है कि नहीं, जहाँ पे हम अपनी फॉरेन करेंसी, दूसरे फॉरेन करेंसी को स्टोर करके रखते हैं। इंडिया के पास भी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स है, जिसमें हम अलग अलग करेंसीज रखते हैं। इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या आते हैं डीप में कराएंगे। तो फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के पास है, और फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करने की ऑथोरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास है। बैंकिंग चैप्टर में करवा चुके हैं। तो अब आरबीआई करेगा क्या? ये कैपिटल फ्लाइट को, डेप्रिसिएशन को रोकेगा कैसे? तो रोक तो नहीं सकता है कैपिटल फ्लाइट को, वो उसका पैसा था, वो डॉलर लेकर चला जाएगा, इसको तो नहीं रोक सकता है। लेकिन हम डेप्रिसिएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? आरबीआई क्या करेगा? जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स है ना, उससे डॉलर निकालेगा और मार्केट में, इंडियन मार्केट में डॉलर बेचना शुरू करेगा। आरबीआई क्या करेगा? झोला लेकर आएगा, अपने उस झोले में जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व्स है, उस झोले में डॉलर भर लेगा और इंडियन मार्केट में ही डॉलर बेच रहा है कि डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, डॉलर ले लो। जो भी रेट उस दिन के मार्केट का डॉलर का रेट चल रहा है, उतने रेट में वो डॉलर बेचेगा। तो इससे आरबीआई ने क्या किया? इंडियन मार्केट में सप्लाई किसकी बढ़ा दी? डॉलर की। क्योंकि आरबीआई अपना फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकाला, इंडियन मार्केट में डॉलर ही बेचने लगा कि डॉलर ले लो, डॉलर ले लो, बदले में रुपए दे दो, रुपए दे दो। ड्यू टू दिस सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज्ड इन इंडियन मार्केट एंड आरबीआई स्टार्ट्स डिमांडिंग रुपी। वो डॉलर देने लगा इंडियन मार्केट में, डॉलर बेचने लगा इंडियन मार्केट में, और बदले में मांगने लगा कि इस डॉलर के बदले हमको रुपए दे दो, रुपए दे दो, डॉलर ले लो। अब लोग भी कहेंगे कि भैया डॉलर तो मजबूत करेंसी है, तुरंत डॉलर खरीदेंगे, बदले में अपना सारा रुपए आरबीआई को देंगे। तो आरबीआई ने क्या कर दिया? इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई को बढ़ा दिया और डिमांड किसकी बढ़ा दी? रुपए की। तो जैसे ही किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो रुपए की डिमांड बढ़ी ना, आरबीआई क्या डिमांड करने लगा? आरबीआई डॉलर दे दिया मार्केट में और बदले में मांगने लगा कि भैया हमको रुपए दे दो, हमसे डॉलर ले लो। तो जब वो दे रहा है, कुछ डॉलर मार्केट में भेज रहा है, तो सप्लाई कर रहा है डॉलर की सप्लाई बढ़ गई इंडियन मार्केट में, और आरबीआई बदले में डिमांड क्या कर रहा है? रुपए दो, डॉलर के बदले रुपए दो। तो इससे इंडियन इकोनॉमी में रुपये की डिमांड बढ़ गई। जैसे ही रुपये की डिमांड बढ़ी तो रुपए की वैल्यू मजबूत होगी, और जैसे ही रुपए की वैल्यू मजबूत होगी तो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। सिंपल सी चीज़, सिंपल सा रूल है ना कि किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, और जैसे ही उस रुपए की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आरबीआई ने रुपए की डिमांड इंक्रीज़ करा दी इंडियन मार्केट में और सप्लाई बढ़ा दी डॉलर की, पूरे इंडियन मार्केट में डॉलर बेच दिया आरबीआई ने अपने फॉरेक्स रिजर्व का कि ले लो भैया और बदले में हमको रुपए दे दो। अब इंडियन मार्केट में डॉलर घूम रहा है। तो वो जो कैपिटल फ्लाइट हो गया था, वो जो यूएस, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स था, वो अपना डॉलर लेकर चला गया था, उसने डॉलर की डिमांड बढ़ा दी थी, आरबीआई ने डॉलरें बेच दिया मार्केट में और रुपए की डिमांड बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? क्योंकि वो रुपए मांगने लगा लोगों से कि डॉलर ले लो हमसे, हमको इस डॉलर के बराबर रुपए दे दो। तो आरबीआई रुपए की डिमांड इंक्रीज़ करा दिया मार्केट में, जिससे रुपए की वैल्यू बढ़ी और डेप्रिसिएशन कंट्रोल हो गया।
और आरबीआई ने डॉलर की सप्लाई बढ़ा दी थी इंडियन इकोनॉमी में, जिससे कि डेप्रिसिएशन हमारा कंट्रोल हो गया। तो ये साइकिल समझ में आ गया। सिंपल रूल है, किसी भी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अभी क्या करा दिया आरबीआई ने, रुपए की डिमांड करवा दिया, रुपए मांगने लगा आरबीआई, तो हमारा रुपए जैसे ही डिमांड हम करने लगे, रुपए की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सप्लाई तो हम डॉलर का बढ़ा ही दिए हैं बेच बेच कर इंडियन इकोनॉमी में, तो डेप्रिसिएशन कंट्रोल हो गया। एक और फैक्ट ध्यान रखना, इंडिया ने 100% एफडीआई अनाउंस कर दिया है इंश्योरेंस सेक्टर में। अब क्यों एफडीआई अनाउंस कर दिया है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हम मल्टीपल टाइम करा चुके हैं। अभी इकोनॉमिक्स का चैप्टर पे हम पहुंचने वाले हैं, उस चैप्टर पे फिर से डिटेल में करा देंगे। अब 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में 100% इन्वेस्टमेंट आ सकता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ सकता है। अब ये इंडिया ने अभी क्यों 100% कर दिया है, ताकि बाहर की कंपनीज इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करें। अब बाहर की कंपनी इन्वेस्ट करने आएगी तो बाहर की कंपनी के पास रुपए तो होगा नहीं, वो तो डॉलर रखे होंगे, तो वो डॉलर लेकर आएंगे, तो फिर से इंडिया में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज होगी, तो जो डेप्रिसिएशन है वो कंट्रोल में होगा। तो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस इसीलिए किया है कि 100% हम इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर रहे हैं, ताकि इंडियन मार्केट में डॉलर की सप्लाई इंक्रीज हो जाए। ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप था। लेकिन आरबीआई क्या कर सकता है डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए, वो समझ में आ गया, और आरबीआई ऐसा करता है। लास्ट ईयर के भी इकोनॉमिक सर्वे में हमको देखने को मिला था कि आरबीआई ने करीब करीब 80-90 ऐसे कुछ डॉलर को बेचा है, मतलब कुछ अमाउंट था, मुझे वो एग्जैक्ट इथान में नहीं है, लेकिन जो लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे हम करवाए थे उसमें आरबीआई ने डॉलर बेचा था मार्केट में, ताकि डेप्रिसिएशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक, ये पूरी कहानी थी। तो ये समझ में आया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और अभी करंट अफेयर की कहानी आई गेस समझ में आ गया होगा, अगर तुमने अपना 5-7 मिनट यहाँ पे सीरियसली दिया है तो इकोनॉमिक्स जो है ना उसको रटो मत, इकोनॉमिक्स को समझो। ठीक है, चलो तीसरा टॉपिक देखो, इंडिया इथोपिया। ये पहले भी हम कर चुके हैं, कुछ दिन पहले ही किए हैं, अभी नवंबर के लास्ट वीक में किए हैं। याद करो, इथोपिया में एक ज्वालामुखी फटा था, हाईली गुब्बी, जिसका धुआं इंडिया तक आ गया था, जो इंडिया में वेदर चेंज हमको देखने को मिला था, कराए थे ना। तो उसी इथोपिया के रिगार्डिंग न्यूज़ आया है, इंडिया इथोपिया, ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन हो जाएगा। तो भैया पहले देखो इथोपिया है कहाँ पे। ये हमारा इंडिया से जब हम इधर लेफ्ट की तरफ आते हैं तो ये ऊपर की तरफ पूरा वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट है, वो ईरान, इजराइल, सऊदी, यूएई वाला देश। फिर नीचे हम आते हैं तो ठीक वेस्ट एशिया के नीचे रेड सी है, ठीक, और ठीक उस रेड सी के नीचे ये बड़ा सा अफ्रीका है, यही है पूरा अफ्रीकन यूनियन। और इसी अफ्रीका में बीच में ये छोटा सा देश दिख रहा है, ये इथोपिया है। तो इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब इसका इथोपिया का कोई भी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगता है, ये ज़मीन से लॉक्ड एकदम कंट्री है। अब इंडिया के पास अभी अपॉर्चुनिटी है कि वो इथोपिया के साथ अपने रिश्ते को और गहरा कर सकता है। अब ये अपॉर्चुनिटी क्यों आई है और इंडिया को क्यों गहरा करना चाहिए, सब देख लेते हैं। पहले इस मैप पे ही समझो, ये इंडिया है हमारा, ठीक, इंडिया के बगल में वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। अब ये रेड सी दिख रहा है तुमको, रेड सी बहुत क्रूसियल है ट्रेड के लिए। इसी रेड सी से आता है ट्रेड, और ये फिर अरेबियन सी होते हुए इधर पैसिफिक ओशन की तरफ चला जाता है, साउथ चाइना सी होते हुए। तो ये रेड सी, और बीच में ये लाल गोल हम बनाए हैं दिख रहा है, ये एक जिबूती आइलैंड है, ठीक, इसको हम जिबूती आइलैंड कहते हैं। इस जिबूती आइलैंड पे यूएस का, चाइना का मिलिट्री बेस है, दोनों का मिलिट्री बेस है, ठीक। अब ये रेड सी के बीच का जो पैसेज दिख रहा है, जो हम एक लाल कलर के पेन से लाइन बनाए हैं, और एरो देखो ब्लू पेन के ऊपर दिखाए हैं, बाबल मंदेब स्ट्रेट। ये बाबल मंदेब स्ट्रेट यहीं पे है। ये पहले भी तुमको हम करा चुके हैं, जब वेस्ट एशिया कराए थे जून जुलाई में, तब, जिससे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, बाबल मंदेब स्ट्रेट, पूरा ट्रेड रूट समझाए थे। तो फिर से अभी तुमको बता दिए कि ये वेस्ट एशिया के ठीक नीचे, ये इसी बीच में ये रेड सी है, और रेड सी से जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये देखो ना लाल पेन का लाइन जो तुमको दिख रहा है, यही वाला जो पैसेज है, इसी को हम बाबल मंदेब स्ट्रेट बोलते हैं। ये बहुत क्रूसियल है ट्रेड के लिए। और यहीं पे इसी स्ट्रेट से चिपका हुआ जिबूती आइलैंड है, जहाँ पे यूएस और चाइना का मिलिट्री बेस है। इथोपिया तुमको दिख रहा है, इथोपिया के बगल में एक गोल सा देश है जिसको हम सोमालिया कहते हैं। सोमालिया क्यों फेमस है? सोमालियन पायरेट्स के लिए, लुटेरे के लिए, ध्यान में है ना। और ये हमारा इंडिया है, ये पूरा अफ्रीका है। तो देखो, इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इथोपिया के साथ रिश्ते को अपने और गहरा कर सकता है। कैसे अपॉर्चुनिटी है? देखो, इथोपिया लैंड लॉक्ड कंट्री है। इथोपिया अभी इसी जिबूती आइलैंड के थ्रू ट्रेड करता है, क्योंकि इथोपिया की कोई बाउंड्री समुद्र से सटी ही नहीं है। तो जब समुद्र से सटी नहीं है तो
रुकना एक सेकंड यार। हाँ, तो इथोपिया की कोई बाउंड्री समुद्र से सटी ही नहीं है, तो उसको ट्रेड करने के लिए किसी दूसरे देश का सहारा लेना होगा या किसी दूसरे आइलैंड का सहारा लेना होगा, तो वो इसी जिबूती आइलैंड का सहारा लेता है। जिबूती में यूएस और चाइना का मिलिट्री बेस भी है, तो वो इसी जिबूती आइलैंड का सहारा लेकर समुद्र से कनेक्ट होकर ट्रेड करता है। इथोपिया चाहता है कि वो सोमालिया का भी सहारा लेकर समुद्र से कनेक्ट हो और ट्रेड करे, लेकिन सोमालिया बदनाम है पायरेट्स के लिए, समुद्री लुटेरे के लिए। तो इसीलिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो इथोपिया से रिश्ते और गहरे कर सकता है, इथोपिया के इशूज़ को ठीक कर सकता है। इंडिया इथोपिया को कनेक्टिविटी दिलवा सकता है रेड सी तक का जिबूती आइलैंड के थ्रू, और इंडिया और इथोपिया के बीच ट्रेड को हम और बूस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास कि वो इथोपिया से अपने रिश्ते को और गहरा कर ले। अब इथोपिया के बारे में एक फैक्ट ध्यान रखना, इथोपिया को वाटर टावर ऑफ अफ्रीका कहते हैं, क्योंकि इथोपिया में ग्राउंड वाटर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इसलिए अफ्रीका का इसको वाटर टावर कहा जाता है। अब बेनिफिट्स क्या क्या है, इंडिया अगर रिश्ते कर लेगा, अच्छा मतलब अच्छे रिश्ते हैं हमारे इथोपिया से, लेकिन अगर हम रिश्ते को और गहरा कर ले तो इंडिया को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला, इथोपिया के पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेस हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, पोटास, टेंटलम, क्रिटिकल मिनरल्स, ये सब इथोपिया के पास है। और अगर इंडिया इथोपिया से रिश्ते को और गहरे करेगा तो हम ये सब मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आज के टाइम पे क्रिटिकल मिनरल्स की रेलेवेंस कितनी इंपॉर्टेंट है ये हम सब जानते हैं, है ना। फिर से इथोपिया के पास हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी जनरेशन पावर और जियोथर्मल एनर्जी का बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। तुमको हम बताएं ना कि इथोपिया को हम वाटर टावर अफ्रीका के कहते हैं, यहाँ पे पानी की बहुत अच्छी अवेबिलिटी है ग्राउंड वाटर की। तो हाइड्रो वाटर पोटेंशियल, विंड पोटेंशियल, टर्बाइंस वाले, रिन्यूएबल सेक्टर वाले एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सेक्टर्स हैं, तो इनका भी ह्यूज पोटेंशियल है इथोपिया के पास। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी इथोपिया से कोलैबोरेट कर सकता है। अफ्रीका वाला जो देश है ना, ये अफ्रीकन यूनियन जो पूरा है ना, इसको हम बड़ा अनस्टेबल मानते हैं, ये बड़ा यहाँ पे दिक्कत है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्राइसिस होता है, यहाँ बड़ी गरीबी है। लेकिन इन सब गरीबी के बीच इथोपिया पूरे अफ्रीका में कंपैरिजन वाइज हाईली स्टेबल डेमोक्रेसी है। इथोपिया में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ये तुमको हम उस दिन भी कराए थे जब ये इथोपिया की हाईली गुब्बी वोल्केनो कराए थे। तो स्टेबल डेमोक्रेसी है, तो इंडिया को भी अच्छा रहेगा अफ्रीका में अपने प्रेजेंस को और इन्हेंस करने में, अगर इथोपिया के साथ रिश्ते हम गहरे करते हैं तो। फिर से एक बार बार टर्म हम देखते हैं न्यूज़ में, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके ग्रुप को हम बोलते हैं, ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको हम बोलते हैं। ग्लोबल साउथ को कहा जाता है कि इंडिया हैज़ पोटेंशियल टू बिकम द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, की इस पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर इंडिया बन सकता है। ये मल्टीपल टाइम हम डिस्कस किए हुए हैं, एक स्टेटमेंट भी तुमको हम बताए हुए हैं कि इफ़ इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ देन अफ्रीका वुड बी कंसिडर्ड एज द हार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, क्योंकि अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारा रिसोर्स पोटेंशियल है, और वो हम सब एंगल डिस्कस किए हुए हैं। ग्लोबल साउथ का दिल कहा जाता है अफ्रीका को। तो इंडिया लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का, तो उसको ग्लोबल साउथ के दिल के पास पहुंचना होगा ना। तो अफ्रीका को दिल कहा जाता है, और अफ्रीका का ही एक छोटा सा देश है इथोपिया। तो इथोपिया के साथ रिश्ते अगर हम अच्छे करेंगे तो हमारा जो गोल है कि वी बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, या फिर हम इंडिया जो लीडर बनना चाहता है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उसके पर्सपेक्टिव से भी इथोपिया इम्पॉर्टेंट है। फिर से जिबूती आइलैंड देखो, यहाँ पे यूएस और चाइना बैठा है मिलिट्री बेस बनाकर, तो इस जिबूती आइलैंड को काउंटर करने के लिए इथोपिया हमारे काम आएगा। ये रेड सी तुमको पूरा दिख रहा है, और ये बाबल मंदेब स्ट्रेट दिख रहा है जो तुमको दिखाए हैं मैप पे, इन सब पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इथोपिया हमारे काम आएगा। तो इंडिया अपना इन सब रीजन में भी इन्फ्लुएंस बना सकता है। इसी रेड सी से बाबल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए ट्रेड आता है, और वो फिर अरेबियन सी में घुसता है नीचे से। ठीक, तो ये ध्यान रखना। तो ये हाईली स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाएगा। तो इंडिया अपना इन्फ्लुएंस रेड सी वाले रीजन में, बाबल मंदेब वाले रीजन में और इन्हेंस कर सकता है थ्रू इथोपिया। जिबूती में जो यूएस और चाइना बैठा है उसको भी एक तरीके से हम काउंटर कर सकते हैं, बैलेंस बनाकर चल सकते हैं। और वेस्ट एशिया जब तुमको हम कराए थे वेस्ट एशिया वाला, तो ऊपर एक ईरान देश है, ईरान का चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं, और ईरान को ही चोक पॉइंट कहा जाता है ना, कौन सा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। तो इंडिया ईरान से भी रिश्ते उसके अच्छे हैं, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे भी हमारा कंट्रोल है। तो हम ओवरऑल इस रीजन में इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा अगर वो इथोपिया के साथ रिश्ते को और गहरे करेगा तो अब ये सब तो
पॉसिबल बेनिफिट्स हैं जो इंडिया ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी हमारे इथोपिया के साथ रिश्ते नहीं हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी भी इंडिया और इथोपिया के गहरे रिश्ते हैं। इथोपिया में जो मेजोरिटी ऑफ टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं ना, वो इंडियन टीचर्स और प्रोफेसर्स हैं जो इथोपिया के एजुकेशन सिस्टम की बैकबोन बने हुए हैं। ठीक है, इथोपिया में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वहाँ पे इंडियन टीचर्स और प्रोफेसर्स की डोमिनेंस है। इथोपिया बहुत सारे अफ्रीकन स्टूडेंट्स को इंडिया भेजता है पढ़ने के लिए। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है इथोपिया में। जैसे कि इथोपिया में एक शुगर फैक्ट्री है, कौन सी जगह पे, तेंदाहो नाम की एक जगह है इथोपिया में, वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री है, वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट से बनी है। रेलवे लाइन अदीस अब्बा को कनेक्ट करता है जिबूती से। इथोपिया में एक जगह है अदीस अब्बा जो कि सीधा जिबूती आइलैंड से कनेक्ट होता है। तो यहाँ तक कि रेलवे लाइंस में भी इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है इथोपिया में। डिफेंस कॉपरेशन है इंडिया और इथोपिया के बीच, और इथोपिया ब्रिक्स का भी मेंबर बन चुका है। तो हमारे रिश्ते इथोपिया से और गहरे हैं। और पॉसिबल बेनिफिट्स हमको क्या क्या मिल सकते हैं अगर इंडिया ने इथोपिया के साथ रिश्ते को गहरे कर लिए तो ये पूरा हमारा एक इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक था। तो वो पूछता कहाँ से है सवाल, बस यहीं से तो पूछेगा। वो पूछेगा इंडिया इथोपिया के बारे में, तुम बताना कि इंडिया इथोपिया के रिश्ते गहरे हैं, इंडिया इथोपिया कहाँ कहाँ कोलैबोरेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे पास फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम बेनिफिट्स निकाल सकते हैं इथोपिया से। ये तो ऐसे मैप बना देना। और चैलेंजेस क्या क्या है, तो चैलेंजेस कुछ नहीं, चैलेंजेस वही हमारा प्रेजेंस ऑफ चाइना, प्रेजेंस ऑफ यूएस, ये सब एक दो चैलेंजेस होंगे। इंडिया के पास स्टिल डेवलपिंग नेशन है तो वो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है अफ्रीकन नेशंस में जितना चाइना और यूएस कर देते हैं, तो थोड़ा सा फिनेंशियल क्रंच है। ये दो तीन चैलेंजेस हो जाएंगे। और ठीक करने के लिए सीधी सी बात कि दोनों देशों को, इंडिया को इथोपिया को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्टिन्यूस बायलैटरल टॉक्स बनाए रखना होगा ताकि दोनों देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करें। सीधी बात, हम कल्चरल टाइज, डायस्पोरा का जिक्र कर सकते हैं इसमें। देखो ना कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, टीचर्स एक दूसरे देश जा आ रहे हैं, तो ये तो डायस्पोरा ही हुआ ना, करा चुके हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो डायस्पोरा का भी पॉइंट हम अपने आंसर में जिक्र कर सकते हैं। तो ये पूरा हमारा ओवरऑल इंडिया इथोपिया का जिक्र था। चौथा टॉपिक और आज का लास्ट टॉपिक देखो, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया कुछ नहीं, बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स के कारण होता है। ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है जिससे कि एनीमिया होता है। एनीमिया क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन है उस हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। अब ब्लड में जैसे ही हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कमा तो ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन कैरी कराता है पूरे शरीर में, हेमोग्लोबिन। तो सीधी सी बात, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हमारे खून में हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, चक्कर आना, गिरना, वीकनेस लगना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। थैलेसीमिया सिंपल ब्लड डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ध्यान रखना। इंडिया को कैपिटल ऑफ थैलेसीमिया कहा जाता है, मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया के केसेस हैं। अब टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया देखो, तो थैलेसीमिया को हम दो टाइप्स के कैटेगरी से डिमार्केट करते हैं। एक तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी, कि कितना सीवियर है थैलेसीमिया, तो कितना खतरनाक है, कौन से स्टेज का थैलेसीमिया है, उसमें हम दो टाइप्स बनाए हुए हैं। थैलेसीमिया माइनर जो थोड़ा कम क्रिटिकल है, और थैलेसीमिया मेजर जो बहुत क्रिटिकल है। ये तो बेस्ड ऑन सीवियरिटी देख लिए। अब बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन इफेक्टेड, हेमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है उसके आधार पे भी दो टाइप हैं, थैलेसीमिया अल्फा, थैलेसीमिया बीटा, सिंपल सी बात। अब इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट कराओ, आयरन कैलेसन थेरेपी कराओ, ये सब ट्रीटमेंट्स के नाम हैं जो कि थैलेसीमिया को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। अब इंडिया को कैपिटल ऑफ थैलेसीमिया हम कह रहे हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा थैलेसीमिया का बर्डन है, तो इंडिया काम क्या कर रहा है, तो इंडिया में थैलेसीमिया बाल सेवा योजना चल रही है टू टैकल थैलेसीमिया। साथ ही साथ इंडिया का नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेमियोग्लोबिनोपैथिस, NPPCH एक प्रोग्राम है जो कि ये हीमोग्लोबिन रिगार्डिंग डिजीजेस, थैलेसीमिया रिगार्डिंग डिजीजेस का ट्रीटमेंट करता है। ये नेशनल प्रोग्राम इंडिया चला रहा है, तो इंडिया स्टेप्स ले रहे हैं। स्टिल हमको कोई मेजर इफेक्टिव चेंज देखने को नहीं मिला है। अभी भी थैलेसीमिया का इंडिया में बर्डन बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि इंडिया ने थैलेसीमिया को एज ए डिसेबिलिटी कंसीडर करके रखा है। हम फॉर्म वॉर्म भरते हैं तो वो कैटेगरी मांगता है ना कि आर यू डिजेबल्ड पर्सन, मतलब PWD वाले जो होते हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी,
उसमें थैलीसीमिया भी एक डिसेबिलिटी है। पीडब्ल्यूडी वाला जो एक्ट है हमारा, उस एक्ट में थैलीसीमिया को भी एक डिसेबिलिटी कंसीडर किया है इंडिया ने। ध्यान रखना इस बात को, पूछ सकते हैं वो प्रीलिम्स में सवाल। तो बस दैट्स इट, ये हमारा था आज का करंट अफेयर। आई होप तुम लोग को क्लैरिटी आ गई हो। इसके रिगार्डिंग जो भी मेंस के क्वेश्चंस हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ, ये नोट्स भी टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दे रहा हूँ। चलो टेक केयर, मिलते हैं कल फिर।